योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तो आपका जो आने वाला भविष्य है उस पर सीधे सीधे असर पड़ता है जो चीज़ आप आज कर रहे हैं उसका। और जो लोग कल का इंतज़ार करते रहते हैं, यानी आज कुछ नहीं कर रहे हैं, कल का वेट कर रहे हैं कि कल से कोई भी चीज़ करेंगे, तो एक बात जान लीजिए कि कल कभी नहीं आता है। जो कुछ भी करना है आज से ही शुरू करना है। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है। अभी कुछ ही दिनों पहले आरआरबी पीओ और क्लर्क का फॉर्म आया था, तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनके लिए ये नोटिस है कि जो पहले डेट्स डिसाइड की गई थी प्री के लिए, वो थी 12, 13, 19, 20 और 26 सितंबर, यानी ये 5 डेट डिसाइड की गई थी आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। लेकिन अभी ये देख सकते हैं आप कि हाल ही में आईबीपीएस की तरफ से नोटिस आया कि जो 12 और 13 सितंबर वाला एग्ज़ाम था प्री का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी उसकी डेट बताई नहीं गई है। बस बताया गया है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, जल्दी ही नई डेट्स आ जाएंगी। और पेंडेमिक के चलते ऐसा किया गया है क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी एग्ज़ाम कराना भी संभव नहीं है, ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी दिक्कत है। और ऐसा लग रहा है कि जो 19, 20 और 26 वाला स्लॉट है इसके भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक इनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो एग्ज़ाम डेट्स तो आती रहेंगी, बस आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, बस आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कल का कुछ रिवीजन। डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुई। किरण रिजिजू जी ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो BBFS लॉन्च किया। एस जयशंकर जी ने ब्रिक्स विदेशी मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। असम में युवाओं को स्वरोजगार प्रदान कराने के लिए स्वयं योजना फिर से शुरू की गई। केनिची आयुकावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। कर्नाटक सरकार ने रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट यानी कि रिवॉर्ड परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने FAO की 35वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक की मेज़बानी की। आंध्र प्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में टॉप किया। विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया गया है। और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे एनुअल लीडरशिप समिट के लिए थीम रखी गई US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। और लास्ट है काजीरंगा पार्क जो कि असम में है, उसका 3053 हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। किस मंत्रालय ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दे दी है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो देश के अलग अलग कोने में माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फिर से एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको रोज़गार मिले और वो आत्मनिर्भर बने। और ऐसा किया जाएगा अगरबत्ती इंडस्ट्री के द्वारा। तो जो भारत में करंट में अगरबत्ती का कंजम्पशन है वो है रोज़ाना 1490 मेट्रिक टन का, लेकिन भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रेजेंट में अगरबत्ती का वो है रोज़ाना 760 मेट्रिक टन का। तो इस तरह देखिए कंजम्पशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो इसके लिए जो भारत है वो वियतनाम और चाइना से अगरबत्तियाँ इंपोर्ट करता है ताकि खपत को पूरा किया जा सके। लेकिन इस मिशन के लॉन्च हो जाने के बाद रोज़गार तो पैदा होगा ही, और जब रोज़गार पैदा होगा और भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इससे जो इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना और वियतनाम से, उसे भी कम किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी में। और इसकी क्षमता होगी लगभग 80 किलो अगरबत्ती बनाने की पर डे की, और इससे लगभग 4 लोगों को, यानी एक मशीन में 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा डायरेक्टली। और जो भी प्रेजेंट में रेट चल रहा है, प्राइसिंग चल रही है अगरबत्ती प्रोडक्शन में, वो है 1 kg का 15 रुपये मिलता है। तो अगर डेली का 80 kg प्रोडक्शन होता है तो ये 4 पर्सनस को लगभग 1200 रुपये पर डे मिलेगा टोटल, यानी कि एक पर्सन को 300 रुपये पर डे तक इनकम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल सेटअप बल्क ड्रग पार्क इन द टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर। कौन सा राज्य टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगा। तो अभी हाल ही में
उड़ीसा के गोपालपुर में जो टाटा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे एक बल्क ड्रग पार्क का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित किया जाएगा उसे। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो खर्च आएगा वो लगभग आएगा 1500 करोड़ रुपए का, और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसे इन्वेस्ट करेंगे इसमें, और इससे लगभग 5000 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। और ये बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा गोपालपुर के टाटा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो ये कुछ जोन बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो भी कंपनियाँ होती हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, तो उनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। जो देश के अलग अलग हिस्सों में जोन होते हैं जहाँ पे कंपनीज और बिजनेस होते हैं, तो उनके लिए अलग रूल्स चलते हैं, सबके लिए कॉमन। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए कुछ अलग से रूल बनाए जाते हैं। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज वॉज ऑब्जर्व्ड? हाल ही में किस दिन ब्लू स्काइज के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तभी हाल ही में 7 सितंबर को मनाया गया। सबसे पहला, यानी ये पहली बार मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। तो क्योंकि ये सबसे पहली बार मनाया जा रहा है तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस दिन को मनाया जाता है ताकि जो आम जनता है, कम्युनिटी है, तो उनके बीच अवेयरनेस फैलाया जा सके, जो शुद्ध हवा है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन बींग्स को, और हेल्थ के लिए कितनी लाभदायक है शुद्ध हवा, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और इसीलिए मनाया जाएगा हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज़ का भी। तो सबसे पहले 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसकी थीम रखी गई इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, और अभी 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में F1 यानी कि फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तभी हाल ही में पियरे गैसलिन ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और जो वर्ल्ड चैम्पियन है लुइस हैमिल्टन, इन पे टाइम पेनल्टी के कारण इस रेस में ये 7वें नंबर पे रहे, 7th नंबर पे। और दूसरे नंबर पे रहे कार्लोस सेंस जूनियर, और तीसरे पे रहे लैंक स्ट्रॉल। तो आइए एक बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई है अभी 2020 में, तो सारी रेसेस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बहारेन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज जीपी पोस्टपोन हुई कोरोना के चलते। उसके बाद हुआ ऑस्ट्रियन जीपी, जिसे जीता वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टीयरमार्क जीपी यानी स्टायरियन जीपी, इसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुआ हंगेरियन जीपी, वो भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद ब्रिटिश जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद 70th एनिवर्सरी जीपी हुई, जिसे जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद हुआ स्पेनिश जीपी, जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। और फिर हुआ बेल्जियन जीपी, जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। और अभी हुई इटालियन जीपी, इसे जीता है पियरे गैसली ने। तो फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होती है तो अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स में रेसेस होती हैं, और साल के अंत में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो वर्ल्ड चैम्पियन होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज़्यादा रेसेस जीती हैं, तो सबसे ज़्यादा लुइस हैमिल्टन के पॉइंट हैं, और ये फिलहाल यही वर्ल्ड चैम्पियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में अनिल जैन को चुना गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में, और ये सक्सीड करेंगे प्रवीण महाजन को। यानी इसके पहले इस पद पे थे प्रवीण महाजन जी, और अब प्रवीण महाजन जी को रिप्लेस करेंगे अनिल जैन जी। और जो ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, ये सेंट्रल गवर्निंग बोर्ड है जो कि टेनिस को कंट्रोल करता है इंडिया में। तो अनिल जैन अभी 2016 से लेकर 2020 तक वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के, और जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं AITA के प्रवीण महाजन जी, इनका जो कार्यकाल है ये 2020 के अंत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब नए प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किए गए हैं अनिल जैन जी। तो AITA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। इसका स्थापना हुई 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट है अभी प्रवीण महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप? अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अकिन वूमी
अदेसीना को फिर से इलेक्ट किया गया है, जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप है वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में। और इनका सबसे पहली बार ये इलेक्ट हुए थे 2015 में। इनका कार्यकाल होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के, 5 साल का। तो इस साल इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, लेकिन दोबारा से इनको दूसरी बार फिर से इलेक्ट कर लिया गया एज अ प्रेसिडेंट। तो अब ये 2025 तक प्रेसिडेंट रहेंगे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है कोते दी लवोइरे की कैपिटल अबिडजन में। और यहाँ के प्रेसिडेंट फिर से नियुक्त हुए हैं अकिनवुमी अदेसीना। और इसका मोटो है बिल्डिंग टुडे अ बेटर अफ्रीका टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? इस देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तभी हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया है कि भारत बन गया है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। यानी भारत के पास है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। और बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है यूएसए। यानी यूएसए के पास है दुनिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, और भारत के पास है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। तो भारत में जो करंट रेट चल रहा है, डेली कितने किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है, तो एवरेज लगभग 30 किलोमीटर की रोड डेली बन रही है। और जो इस कैटेगरी में मैक्सिमम बनाई गई है, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रोड बनाई गई है हाईवे में। और वहीं बात करें तो टोटल अभी तक 5.89 मिलियन किलोमीटर की रोड बनाई जा चुकी है भारत में। और भारत में जो गुड्स इधर से उधर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो टोटल में से लगभग 64.5% रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 90% लोग पैसेंजर करने के लिए रोड का ही सहारा लेते हैं, यानी रोड नेटवर्क से ही आना जाना उनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड की बिम्स्टेक मीटिंग? हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी तो फ़िलहाल बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो है श्रीलंका के पास। तो अभी जो रिसेंटली हुई है बिम्स्टेक की मीटिंग, इसकी अध्यक्षता भी की है श्रीलंका ने। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ओके, तो अभी 5वां एडिशन किया गया इसी बिम्स्टेक समिट का, और इसको होस्ट किया श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में ऑर्गेनाइज़ कराई गई ये समिट। और इसी के कुछ दिनों बाद ही 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होने वाली है, और 21वीं सीनियर ऑफिशियल मीटिंग भी होने वाली है सितंबर के मंथ में ही। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो श्रीलंका है वो बिम्स्टेक का जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर है वहाँ पे श्रीलंका लीड करेगा। और 2018 से लेके 2020 तक बिम्स्टेक का अध्यक्ष रहा श्रीलंका। और आने वाले सालों में यानी 2020 के बाद ये अध्यक्षता सौंप दी जाएगी थाईलैंड को। यानी 2020 के बाद अध्यक्ष रहेगा नया बिम्स्टेक का थाईलैंड। तो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा। ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हुआ था पिछले महीने और इन्होंने फिर से अपनी जीत दर्ज की है, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं महिंदा राजापक्सा। कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी? कैनेडियाई स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तभी हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी में इतिहास बना है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं वहाँ पे, और उनका नाम है लीज़ा कैम्पबेल। यानी लीज़ा कैम्पबेल बनी हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी की 31 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, और ये रिप्लेस करेंगी सिल्वेन लापोर्ते को। यानी इसके पहले प्रेसिडेंट थे कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सिल्वेन लापोर्ते, और ये प्रेसिडेंट थे 2015 से अभी तक। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं अभी सिल्वेन लापोर्ते, इनको रिप्लेस करेंगी लीज़ा कैम्पबेल। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर है क्यूबिक के लॉन्गवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 3rd एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम? कौन सा देश तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेज़बानी करेगा? तो वियतनाम में होगी तीसरी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, यानी उसकी मेज़बानी करेगा वियतनाम। तो ये बिज़नेस फोरम होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को वियतनाम की कैपिटल हनोई में, और इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ
पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, उसके साथ ही यूएसए का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और उसके साथ यूएस आसियान बिजनेस काउंसिल। ओके, तो कौन कौन मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगे? यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, तीसरा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चौथा वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पांचवा होगा यूएस आसियान बिजनेस काउंसिल। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं निगुएन फू त्रोंग, प्राइम मिनिस्टर हैं निगुएन सुआन फूक, और कैपिटल है हनोई, और करेंसी है डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव? हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में जो ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन। तो ये रिसर्च कॉन्क्लेव 2 दिन तक चला और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE फॉर ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और उसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA के द्वारा। और इसका ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उन प्रोजेक्ट का क्या रिजल्ट है, कितनी प्रोग्रेस है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बोर्न डिसीजेस। दिल्ली सरकार ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक अभियान चलाया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो वेक्टर बोर्न डिसीजेज हैं जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया है, तो उन बीमारियों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कैंपेन चला है जिसका नाम दिया गया है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। तो इस कैंपेन के थ्रू करना क्या है, जो भी आम जनता है उनसे अपील किया गया है कि 10 हफ्तों तक 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने करीबियों के साथ, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बात करें और उनको जागरूकता फैलाएं, उनको जानकारियां दें या जानकारियां लें कि कैसे इन बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सकता है। उसके बाद है, इंग्लैंड क्रिकेटर इयान बेल हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। व्हाट्सएप पार्टनर्ड विद साइबर पीस फाउंडेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी एमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बैंड ऑनलाइन गेम्स लाइक रमी एंड पोकर। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग गेम्स हैं जो पोकर है जैसे और रमी है, तो इन टाइप के गेम्स पे प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि इस टाइप के गेम समाज पे बुरा असर डाल रहे हैं। लास्ट है, वोडाफोन एंड आइडिया रीब्रांडेड देमसेल्व्स अंडर अ न्यू ब्रांड आइडेंटिटी VI। तो जो वोडाफोन और आइडिया है तो घाटे के चलते पहले ही दोनों आपस में मर्ज हो गए थे, उसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने अपने आप को एक दोबारा से रीब्रांडेड किया है खुद को, और अब ये वोडाफोन और आइडिया की जगह इनका नाम होगा VI। ओके, ये देख सकते हैं आप, VI नाम से दोबारा खुद को रीब्रांड किया है वोडाफोन और आइडिया ने। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी लोन ऑफ 3500 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया में अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया गया है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही जवाब देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।